हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पॉलिटिकल साइंस में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे, भूमंडलीकरण क्या होता है, और साथ ही साथ यह भी समझने पर कोशिश करेंगे कि इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये पूरे वैश्विक स्तर पे, पूरे विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे हमेशा विवाद का विषय बना रहता है। एक कल्चर दूसरे कल्चर को प्रभावित कर रही है, वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। इस प्रकार हम लोग कई चर्चा करते रहते हैं कि ये हमको प्रभावित कर रहा है। तो ये क्या कारण है, उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे करंट क्राइसिस क्या है, वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर किस प्रकार चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट का किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार हुआ दूसरे देशों को प्रभावित कर रहा है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यह भी इस कोर्स के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ल्ड में पॉलिटिक्स हो रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो रही है, उसको भी हम लोग इस ग्लोबलाइजेशन के द्वारा समझने की कोशिश करें। क्या असर पड़ता है इस ग्लोबलाइजेशन का। एक डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री दोनों प्रभावित होती हैं। तो जहाँ डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा फायदे में होती हैं, डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा घाटे में होती हैं। फायदा दोनों को होता है ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन किसको क्या ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसको कम फायदा हो रहा है, वो चीज़ जो है तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन को डिफिनेशन यदि दें तो ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। किस प्रकार का कॉन्सेप्ट? विच रेफर द वाइडनिंग डीपनिंग एक्सेलरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी आर इंटरकनेक्टेडनेस। यानी ये क्या है, विश्व में एक प्रकार का अपना जो है तो कनेक्शन, यानी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह बहुत ही तेजी से पहुंच जा रही है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे कि एक प्रकार से वाइडनिंग कर चुका है, डीप कर चुका है, अंदर तक घुस चुका है और बहुत ही तेजी से फैल रहा है, यानी इंटरकनेक्टेड है। यानी कंट्री में, वर्ल्ड में कोई भी अगर कंट्रीज हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये कंट्री से ये कंट्री, यानी सब के सबसे रिलेशंस हैं और सब किसी न किसी एक दूसरे के कल्चर से प्रभावित हो रही है। तो इसको इंटरकनेक्टेड कहते हैं। ठीक, इसके लिए आजकल पॉपुलर वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अब ग्लोबलाइजेशन की जगह अन्य वर्ड जो यूज होते हैं, जैसे श्रिंकिंग वर्ड प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ नेटवर्क वर्ड इसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये मेटाफर है, पॉपुलर मेटाफर जो ग्लोबलाइजेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डेथ ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की डेथ हो गई है, बहुत ही कम हो गई, डिस्टेंस सिकुड़ गई है। ग्लोबल विलेज की बात की जाती है, यानी वैश्विक ग्राम में बदल गया है एक। और साथ ही साथ अब ग्लोबल सिविलाइजेशन की भी बात की जा रही है। तो अगर हम लोग इसका ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव देखें आज की दुनिया में, तो ये कई जगह देखने को मिलता है। चाहे फैशन टू फाइनेंस, यानी फैशन अगर वेस्टर्न कल्चर है, कोई वेस्ट में है, ईस्ट का कल्चर वेस्ट में पहुंच रहा है, यानी कोई भी कहीं भी फैशन हो रहा है वो बहुत ही तेजी से विश्व के अन्य देशों में पहुंच रहा है। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस एक जगह होती है, एक जगह का फाइनेंस है, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो दूसरी जगह के विश्व में कहीं भी घटनाएं होती हैं उससे प्रभावित होता है वहाँ का स्टॉक, हर कंट्री का स्टॉक मार्केट। सोशल मीडिया टू सुपर मार्केट मर्केंटाइज में भी जो है तो इसका प्रभाव देखा जा रहा है। सोशल मीडिया देख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं, वहाँ की जो तो यहाँ अन्य विश्व के सभी कंट्रियों में, चाइनीज के कई सारे टिकटॉक जैसे ऐप, यानी कहीं ना कहीं हर कंट्री में बहुत ही तेजी से इसका प्रसार हुआ है बीते दशकों में। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू मूवमेंट, मूवमेंट, यानी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, कोई भी चीज़ बन रहा है, मैगी बन रही है, अमेरिका की हो या जापान कोई सामान हो, कार हो कोई, तो वो सभी जो तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है तो वो सभी कंट्रियों में अपना जाल फैला रहे हैं। साथ ही साथ कोई मूवमेंट, कहीं भी कोई मूवमेंट हो रहा है, चाहे इन्वायरमेंट के लिए मूवमेंट हो रहा हो, मीटू मूवमेंट जैसा मूवमेंट हो जो अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, इन सबको, और काफ़ी जो तो 2018-19 में जो तो चला। तो इस प्रकार कोई भी, जैसे इस समय ब्लैक लाइव मैटर्स मूवमेंट अभी पिछले कुछ हाल ही में विश्व कप हो रहा था T20, वहाँ भी तो इसको देखा गया। तो इस प्रकार देखते कोई भी मूवमेंट कहीं भी होता है उसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा जाता है, एक ही जगह नहीं होता इसका प्रभाव। तो इस प्रकार ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए सभी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।
अगर हम लोग इसको अपने हिस्ट्री मतलब पीछे दशकों में जाने के देखें तो ये कॉम्प्लेक्स वेव इसको समझ सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड का, फाइनेंस का और प्रोडक्शन नेटवर्क का। प्रोडक्शन नेटवर्क ग्लोबल ट्रेड है, आरसीईपी जैसे बन रहा है, एससीओ, ब्रिक्स, ये सभी क्या बन रहे हैं, चाइना की जो वन वर्ल्ड वन रोड पॉलिसी है, सिल्क रूट प्राइमेसी है, स्ट्रिंग पॉलिसी, ये सभी जो तो ग्लोबलाइजेशन का ही हम लोग एक इफेक्ट देख सकते हैं। प्रोडक्शन नेटवर्क देख सकते हैं। प्रोडक्शन नेटवर्क कैसे कि कोई भी चीज़ सामान किसी अन्य कंट्री में रॉ मटेरियल मिल रहा है, कहीं इस लेबर मिल रही है, कहीं उसका इंडस्ट्री है, कहीं कैपिटल हिस्सा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रोडक्शन नेटवर्क बन जा रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो इस प्रकार से जो तो एक कॉम्प्लेक्स वेव है। अगर हम लोग देखें ग्लोबल क्राइसिस 2008 के पहले, तो ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन था, जो उसके पहले जो तो हिस्टोरिक लेवल पे ऊंचाई पे पहुंच चुका था, यानी उसका कैपिटल, ट्रेड, प्रोडक्शन सभी बहुत। लेकिन ये ग्लोबल क्राइसिस होने की वजह से लगभग ये सभी चीज़ 3 दशक पीछे चली गई। 3 डायरेक्ट जो तो वर्ल्ड की जो तो ग्रोथ को समाप्त कर दिया ग्लोबल क्राइसिस 2080। और इससे सभी देश प्रभावित हुए, कोई एक कंट्री में ग्लोबल क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये क्राइसिस सभी जगह। तो ये ग्लोबलाइजेशन का हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं। वर्तमान में देखें तो जो नेटवर्क बन रहा है, कंट्री चाहे यूरोप हो, यूएस हो, लैटिन अमेरिका हो, सभी लाइक माइंडेड कंट्री एक साथ मिलकर कार्य करने के। यूरोपियन यूनियन है, हम लोग जान रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो अपने जो तो साउथ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को जो तो प्रेफरेंस या ट्रेड दे रहा है, ट्रेड बेनिफिट। आसियान कंट्रीज हैं, वो अपने में ट्रेड फ्री कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो आरसीईपी जो बना है अभी फ्री ट्रेड करने के लिए, तो इस प्रकार के जो माइंडेड कंट्रीज है, जो एक दूसरे को बेनिफिटेड हो रहा है, वो सभी पास आके जो है तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन केवल गवर्नमेंट या कोई स्टेट जो तो लेड जो तो सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशन पर ही नहीं, बल्कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी पूरे विश्व में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो भी पूरे एक्टिव हैं, वो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। चाहे जो हो तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, देख सकते हैं यहाँ, ये इंटरनेशनल एनजीओ है, वुमेन वर्किंग वर्ल्ड वाइड है, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो तो है जो विश्व स्तर पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अगर इनकी भी जो तो एक्टिविटी बढ़ी है, अगर देखा जाए 38,000 इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में 166 कंट्रीज में 4,81,000 मीटिंग्स की है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, सभी कंसर्न है सोसाइटी पॉवर्टी को लेके, हंगर को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, इस प्रकार इन चीज़ों को लेके जागरूक है और ये एनजीओज इनमें कार्य कर रही हैं। मल्टी कॉरपोरेशंस जो तो देख ही चुके हैं कि कोई भी कंपनी है, कहीं भी एक जगह कार्य होता है, उसका दूसरे जगह हम लोग प्रभाव देख सकते हैं आसानी से। वो दूसरे के मार्केट में सभी अपनी कंट्रीज, नेशन फर्स्ट की बात की जाती है कि अपने कंट्रीज के डोमेस्टिक जो है प्रोडक्टिविटी है, डोमेस्टिक मार्केट है, उनको जो तो प्रिजर्व करने की बात करें, मतलब संरक्षण प्रदान करने की बात की जाती है। ग्लोबल कल्चर देख रहे हैं हम लोग, कहीं एक जगह का कल्चर दूसरी जगह में फैलने में यानी कल्चर प्रभावित होता है। साथ साथ कंट्री जो तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट भी करती हैं इन सबको देख के। जैसे हम अब अगर इंडिया में ही देखा जाए, 1991 के पहले जो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी, उस समय इंडिया ने जो था अपने को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया था। एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसा रिफॉर्म, जिसमें भारत ने जो उदारीकरण की नीति अपनाई, अपने लाइसेंस राज को खत्म किया और एफडीआई को, बाहरी कंपनियों को बाहर यहाँ फ्लो करने दिया। ये सब वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के संरक्षण में ये सभी कार्य होते हैं। तो इस कंट्रियां जो तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट भी करती हैं अपने को, जो तो कंट्रीज के फाइनेंस को बचाने के लिए, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस आने से बचे रहें, इसलिए जो तो इस प्रकार के कार्य करते हैं। मल्टी कॉर्पोरेशन कंपनियां से और भी होता है क्या, ये डेवलपिंग कंट्रीज में जाती हैं, अपना स्टाफ कंपनीज इस्टेब्लिश करती हैं। उसके बाद जो है तो क्या करती हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को, वहाँ के लेबर्स को, चीफ रिसोर्सेज को वहाँ का जो तो कार्य कराती हैं और रॉ मटेरियल से वहाँ प्रोडक्शन करती हैं। उसको कई बड़ी बड़ी देशों में भेजा जाता है मटेरियल्स, तैयार मटेरियल्स। साथ ही वहाँ स्किल्स, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है, वहाँ टेक्नोलॉजी भी आती है, मनी, लेकिन इसका जो बड़ा भाग फायदा होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज को होता है, जहाँ की ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है तो होती हैं और वो डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कंट्री में जाके वहाँ कार्य करती हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है तो डेवलप्ड कंट्रीज को होता है।
रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये मुख्य रूप से एक तरह से इंफॉर्मेशन या कल्चर या सोसाइटी बस का नहीं है, मेन इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में पड़ता है। तो इसको भी देखा जाए तो कई सारी कंट्रियां जो तो एक दूसरे कंट्रीज को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करती हैं। तो जैसे यूरोपीय समुदाय हैं वो एक दूसरे को अपने में प्रेफरेंशियल ट्रेड देने की कोशिश करती हैं। इसी प्रकार अफ्रीका जो हो तो अपने आसपास के देशों में, या कैरेबियन कंट्रीज हैं, ये सभी एक दूसरे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का वचन देती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं जो आपस में जो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा जो तो बना लेती हैं। जैसे नॉर्थ अटलांटिक अगर देखा जाए, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, अभी हाल ही का देखा जाए तो RCEP हो गया। इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भी साइन होते हैं तो भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ जो तो कस्टम यूनियंस भी बनाए जाते हैं जो अपने एक दूसरे की व्यापार नीति में ढील देने की, शुल्क में टैरिफ जो होता है उसमें कम टैरिफ लागू करने की बात करते हैं। तो जो कस्टम्स यूनियन होते हैं वो भी बनते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है वो एक कस्टम यूनियन जो तो बनाता है, जो अपने जो यूरोपियन यूनियन के उनमें जो तो टैरिफ फ्री कर देता है। इसके साथ ही साथ कॉमन मार्केट्स भी बनाए जाते हैं। कॉमन मार्केट्स होते हैं जहां पूंजी और श्रम का मुक्त व्यापार विचरण होता है, एक दूसरे के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं। पूंजी और श्रम, लेबर मार्केट सभी का जो हो तो इस तरह। तो ये जो तो इसके साथ साथ इकोनॉमिक यूनियंस भी बनते हैं। इकोनॉमिक यूनियंस जो हो तो अपने आप को जो तो एक मॉनेटरी पॉलिसी के तहत करेंसी के एक्सचेंज के लिए, इस प्रकार के जैसे संगठन मुद्रा संघ है, इस प्रकार जो तो संगठन बनाए जाते हैं, कोऑपरेशन बनाए जाते हैं, वो भी जो है तो इस ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में इनका ये बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं। डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जो तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। देखिए कहीं पूंजी का जो मुक्त, जैसे फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर हो गया, तो ये लेबर को जो तो फ्री मूवमेंट, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन जैसी थ्योरी भी डेवलप की जाती है कि एक ब्रेन जो हो तो तैयार होता है डेवलपिंग कंट्री में, फिर वो चला जाता है डेवलप्ड कंट्री में और वहाँ के विकास में फ़ायदा करता है, ना कि उस डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ब्रेन ड्रेन, फ्री लेबर मूवमेंट ऑफ मार्केट, जिसमें योग्यता हो गई, आपकी स्किल्स हो गया, आपके एफर्ट्स हो गए, उसका प्रतिफल जो हो तो विकासशील देशों को ज़्यादा पहुँचने लगता है इस तुलना में कि विकसित देशों, जो विकासशील देश हैं उससे ज़्यादा विकासशील देशों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता है। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स भी होता है, जिसके द्वारा जो है तो कंट्रीज को, इससे कहीं ना कहीं विकसित और विकासशील दोनों देशों कहीं ना कहीं एक दूसरे से फ़ायदा होती है, प्रॉफिट होता है कि कैपिटल किसी कंट्री में आता है तो वहाँ रोजगार सृजन होता है, एम्प्लॉयमेंट सृजन होता है। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए जो तो मनी कैपिटल जो तो गेन होता है। तो इस प्रकार उनकी कास्ट जो तो सेवाओं और लागत की वस्तुओं की कास्ट भी जो तो बढ़ती और घटती रहती है। इसी ग्लोबलाइजेशन का ही ये इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है ये 3 इंटर रिलेटेड फैक्टर पर आधारित है। उसको हम लोग समझ लेते हैं। वो टेक्निक्स है। टेक्निक जो हो तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यानी वर्ल्ड लेवल पे एक जगह की टेक्निक दूसरी जगह पहुंचती है, 3 जगह। या दूसरा है इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं हम लोग, वो चाहे वो मार्केट और कैपिटलिस्ट दोनों पे हम लोग देखे हैं कि चाहे वो मनी हो या कैपिटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बात हो, रोड्स, रेलवे, इन सब का जो है तो प्रभाव जो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का पढ़ा है। तीसरा जो है तो पावर पॉलिटिक्स में भी पढ़ा है, चाहे वो पावर पॉलिटिक्स हो, इंटरेस्ट हो लोगों के, किसी कंट्री का इंटरेस्ट हो, और इंस्टीट्यूशनल सुधार हो, जैसे यूनाइटेड नेशंस बने, WTO बना, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस भी बनते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे इसके प्रभाव पॉलिटिक्स, पावर में भी जो तो कंट्रीज हेजेमनी, अमेरिका की हेजेमनी थी। अब इस समय देख रहे हैं कोल्ड वार बहुत दिन तक चला US और रसिया के बीच। इस समय अब न्यू कोल्ड वार जो तो शुरू होने की बात की जा रही है US और चाइना के बीच। तो इस प्रकार देख सकते हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री में इंटरेस्ट भी होता है, वहाँ के पीस में भी चाहते हैं, वहाँ के अस्थिरता में भी किसी कंट्री का फायदा होता है। तो इस प्रकार के ग्लोबलाइजेशन के ये सारे इफेक्ट हम लोग वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। तो धन्यवाद। ये तो ग्लोबलाइजेशन से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।